जय श्री राम। हर हर महादेव। आज चर्चा करेंगे थोड़ा सा राफेल डील पे, थोड़ा सा डिफेंस डील पे, थोड़ा सा ईरान पर जो इवॉल्विंग सिचुएशन है उस पे, और ट्रेड डील जो चल रहा है उस पे। मैं अपनी लिटिल जानकारी से, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, जो मेरा अपना छोटा सा समझ है उस हिसाब से। तो मेरा सबसे पहले मैं चलूँगा राफेल डील पे। कांग्रेस का एलिगेशन है कि देखिए हमने 126, हाँ MMRC 126 के हमने ये किए थे, हमने जिसमें जो प्राइस लगाए थे 536 करोड़ एक एयरक्राफ्ट का पर मतलब पीस। उसमें कौन से इक्विपमेंट लेने थे, उसके साथ साथ एसेसरीज अटैचमेंट क्या था, ऑफसेट क्लॉज क्या था, कुछ नहीं ये था। अब वो भी उनको सपने में थे, फिर से बोला हूँ सपने में थे, क्योंकि जब देश के रक्षा मंत्री से जब पूछा जाता है तो बोलते हैं वी डोंट हैव एनफ मनी टू परचेज एंड प्रोसीड विद द डील। तो इसका ये मतलब था, जो मैंने रात में सपना देखा, सपने में देखा कि मैंने इतना करोड़ रुपया लगाया इस जहाज़ का, इतना करोड़ मेरा कमीशन आया, इतना करोड़ कंपनी को दिया, और जैसे मैं जहाज़ का पेमेंट करने वाला था मेरा नींद टूट गया। तो कांग्रेस की बात है, और बाद में कोई दूसरी सरकार आई और 10 साल तक इस डील को डिले करते रहे, फौज की रिक्वायरमेंट को निगलेक्ट करते रहे। देखिए आप नहीं खरीदे कोई बात नहीं है, कमीशन के वजह से, चाहे जो वट एवर रीजन, बट आपने इस चीज़ को तो कंप्रोमाइज़ किया कि आपको पता था जो MiG-21 आपके फेज आउट होने वाले हैं, MiG-27 आपके फेज आउट होने वाले हैं, फिर भी आपने उसका रिप्लेसमेंट का व्यवस्था नहीं किया। आपने रिप्लेसमेंट का व्यवस्था नहीं किया, इसका मतलब आपकी जो फाइटिंग कैपेबिलिटी है वो कमज़ोर होती चली गई, डिप्लीट होती चली गई, डिप्लीट होता चली गई, मगर आपने उसके रिप्लेसमेंट के ऊपर काम नहीं किया। कोई एक सरकार आई, सिचुएशन इवॉल्व हुए, अपने आप को इकोनॉमिकली स्टेबल किया, क्योंकि पहले फ्रेजाइल 5 थे, अपने टॉप 5 में है, आज टॉप 4 में है। वर्ल्ड वी आर द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड विथ 4.2 ट्रिलियन, जस्ट ट्रेलिंग बिहाइंड आई थिंक जर्मनी एट द फॉर द थर्ड स्पॉट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इस स्थिति में दूसरी सरकार आई, इमरजेंसी पर्पस में आपने 36 एयरक्राफ्ट जो कि 2 स्क्वाड्रन के स्ट्रेंथ है वो आपने खरीदे। आई विल नॉट टॉक अबाउट द डिप्लॉयमेंट इज, कहाँ पे उसका यूज हुआ। सरकार ने उसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी चेक की, अलग अलग तरीके पर उसके ट्रायल्स हुए, उसके बाद सरकार को लगा वी में प्रोसीड विद द फर्दर पार्ट ऑफ द डील, जिसके तहत इंडियन नेवी को भी जो नेवल वर्जन जो राफेल है वो लिए जाएंगे और लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ एयरफोर्स के लिए और जो रिक्वायरमेंट है उसको इमरजेंसी पर्पस के तौर पे लिया जा रहा है, क्योंकि द सिचुएशन इन आवर नेबरहुड इज इवॉल्विंग, एनी टाइम वी मे बी ड्रैग्ड इनटू कॉन्फ्लिक्ट, so we will have to prepare ourselves and we will have to be prepared for that eventuality. As we say in the armed forces, we don't have the chance, second chance, we don't have the chance to use the whitener correction pen, because we play with death and life. In that case we have to be on toes and we have जो बोलते हैं ना चूहे बिल्ली का खेल होता है, तो हमें हमेशा एक कदम आगे रहना है सामने वाले से। तब उस प्रोसेस में अभी 114 एयरक्राफ्ट की चर्चा चल रही है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आए हैं, अलग अलग सोर्स से पता लग रही है कि इंडिया इज प्रोसीडिंग विद 114 राफेल एयरक्राफ्ट फॉर द इंडियन एयरफोर्स। अब चलिए ये चीज़ भी ठीक है। अब इसमें कांग्रेस वाले ला रहे हैं कि भैया नुकसान का सौदा है भाई, जबकि जहाँ तक मेरी जानकारी है शायद जो 12 से 14 एयरक्राफ्ट वहाँ से इन यूज कंडीशन में आएंगे, रेस्ट ऑल विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। और सबको पता है इंडिया ने एक ऑफसेट क्लॉज क्या लगाया था, जो 58,000 करोड़ का आया था, उसमें नियर अबाउट आई थिंक 28,000 करोड़ का ये था ऑफसेट क्लॉज था, 50%, 49% का ऑफसेट क्लॉज था। तो ये सब चीज़ें तो क्लॉज अपना काम करते नहीं है, मोर ओवर TOT बहुत चीज़ें चल रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तो आपके लिए रोजगार का भी व्यवस्था होगा, आपके यहाँ ही ये होगा, प्रोडक्शन भी होगा, ताकि इन द केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो स्पेयर पार्ट्स के सप्लाई है, सब चीज़ें उनकी वो जो निर्बाध रूप से आपके यहाँ सप्लाई बनी रहे। यहाँ पे दिक्कत किनको हो रही है, जिन्होंने 10 साल तक उस डील को लटका के रखा। अब उनको इस बात का दिक्कत है, अब ये जहाज तो खरीदा जाएगा, अब 114 जहाज है, नियर अबाउट 2.3 लाख करोड़। अब सोचिए 10% भी कमीशन खाते तो 20-25 हज़ार करोड़ तक खा ही जाते हैं।
तो वो गायब हो जा रहा है। और कौन कौन लोग खाने वाले होते हैं, वही संजय भंडारी से लेकर मिचल वाला लोग थे। और बाकी एक तो जीजा जी थे ही जिनका नाम आता है बार बार। जीजा जी तो बस एक नोडल पॉइंट है, बाकी तो सबको पता है जो कहा जाता है। तो ऐसे लोगों को कठिनाई होना। कुछ लोग उसको लेके जो बोलते हैं कि भैया हम तो 5th जनरेशन 4th जनरेशन, हम एक टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं, वी आर इन द परस्यूट ऑफ डेवलपिंग ए टेक्नोलॉजी और वी नीड दिस टेक्नोलॉजी एट प्रेजेंट। तो हम उसकी तरफ जा रहे हैं। अभी फिर से मैं बोल रहा हूँ, सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। बाकी ये Su-57, Su-35, F-35, F-22, F-35, F-22 और Su-57 के बारे में लोग बात तो ऐसे करते हैं जैसे कि कल दिल होगा और परसों हमारे घर में खड़ा हो जाएगा स्टेशन, मतलब किसी एयरफोर्स बेस में। Such people don't know what type of infrastructure is needed to place station them in any of the air bases. होता है, अब वही वाली बात है, सबको एक्सपर्ट बनना है। तो इन सच केस आपको यह देखना है कि देश की रिक्वायरमेंट क्या है और देश की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने वाले लोग क्या बोल रहे हैं। कल ही एक आया था, जो इंडियन आर्म फोर्सेस एनुअल बजट जो है, कैपिटल बजट, उसको उससे ज़्यादा का परचेज करिए। पहले जो जरूरत लेआउट होता था उसमें भी परचेज नहीं होता था। इसके पीछे दो कारण होते थे। एक, बिचौलिए, जिसके कारण सरकार की को भी डर लगा रहता था, सेना में भी कुछ लोगों को डर लगा रहता था, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का दाग लग जाएगा। आज हर चीज़ को ट्रांसपेरेंट चैनलाइज किया गया है, जिसके वजह से खरीदार करने वाला, बिक्री करने वाला, सबको पता है जो मेरे ऊपर कोई दाग नहीं लगा, तो मैं ब्लैक एंड व्हाइट में चल रहा हूँ। दूसरी चीज़, और कोई गलत करेगा तो भैया एजेंसी हाथे चढ़ा देगी, इसमें कोई शक नहीं। तो यहाँ पे अब एक्सपर्ट लोगों को, भाई Su-57 है, Su-57 भाई जो भी है, द डिसीजन मेकर्स आर इन दिल्ली साउथ ब्लॉक, दे विल डिसाइड what they need, what type of adversity they are going to face. बाकी अब ईरान वाले में केस में आ जाता है। आप तो 2-4 स्पेस में जाके देखा भी, बोल रहे हैं जब हम पाकिस्तान को 4 भाग में बांटेंगे, उसके एक पार्ट से हम टनल लगाएंगे, एक पार्ट से हम गैस पाइपलाइन बिछाएंगे, हम वहाँ तक चले जाएंगे। कुछ लोग ईरान में महिलाओं को आज़ादी दिला रहे थे, कुछ भी मतलब किए जा रहे थे। भाई साहब, मेरा तो एक ही मानना है, मैं अक्षरशः भारत सरकार के स्टेटमेंट को फॉलो करता हूँ। भारत सरकार का रिसेंट स्टेटमेंट है, ऑल द इंडियन नेशनल्स इन ईरान नीड्स टू इवैक्यूएट ईरान इमीडिएटली, एंड नॉट ओनली ईरान, मैं फिर से बोला, इफ एनीवन इन इजराइल दे शुड ऑल्सो इवैक्यूएट। इन द लास्ट टाइम, तो फिर वही वाली बात होती है जो हमारे आर्म फोर्सेस के लिए अननेसेसरी मत प्रॉब्लम क्रिएट करो। और एक मुझे एक बात बता दो, ईरान में अगर खामनेई चला गया तो कौन बैठेगा? पहलवी, जिसको जो हमारी जानकारी में, पता नहीं वो लास्ट में कौन बैठे। थोड़ा उसका इतिहास पता कर लो, कौन है वो, उसके बाप को किसने मरवाया था, उसके क्या बैकग्राउंड थे, खामनेई को लाया कौन था, और खामनेई को हटाना कौन चाहता है, या क्यों हटाना चाहता है। तुम्हें लगता है जो बहुत बड़ा ये हो जाएगा, मतलब कार्य हो जाएगा। कुछ लोगों को मुस्लिम नाटो की बात हो रही है, कुछ चीज़ बात हो रही है, तो हम उस पर ज़्यादा नहीं कमेंट करेंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर बोलूँगा कि लड़ाई अपने सामर्थ्य से लड़ी जाती है, अपने बूते लड़ी जाती है, किसी और के बूते नहीं, किसी और के विश्वास पे नहीं, हमेशा याद रखिएगा। और ईरान के लिए एक पॉइंट है, मेरा एक ही इंटरेस्ट रहेगा, चाबहार पोर्ट। क्यों रहेगा मैं नहीं बोल पाऊँगा, मुझे उतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं बनना है। बस इतना मुझे ये है, इंडिया विल प्रोटेक्ट चाबहार एट एनी कॉस्ट एनी हाउ। बाकी ट्रेड डील को लेके तो आपको पता ही है, मोदी इज नॉट कॉलिंग मी, आई एम एंग्री विद द मोदी, मोदी इज एंग्री विथ मी। ये तो ही वाली बात हो गई, जो ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, या जब इंतकाम लेने की बारी है वहाँ भी फेल हो गए तो फिर बोलता है प्लीज़ डू हेल्प मी। ये चल रही हैं इंडियन और यूएस डिप्लोमेसी में। बाकी वही वाली बात है, जो आप ईरान में देख रहे हैं, जो आप नेपाल में देखे, जो आप बांग्लादेश में देखे, जो आप श्रीलंका में देखे, ऐसा नहीं है जब भारत में कोशिश नहीं हुई, भारत में कोशिश हुई, बट दे फेल्ड। हाउ, वाई दे फेल्ड? बिकॉज
दे वर फाइटिंग विथ नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह। और जब अमित शाह से लड़ रहे थे तो माफ कीजिएगा, भारत के कुछ बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स अमित शाह के खिलाफ लड़ रहे थे, भारत के खिलाफ लड़ रहे थे। ये था उनका राष्ट्र के प्रति समर्पण और सनातन के प्रति समर्पण। तो ये चीज़ें थी। बाकी भैया हम तो इतना ही बोलेंगे, अफगानिस्तान में तुम मात खाए थे, अन्य देशों में भी मात खाए थे। भारत अपने टर्म पर निगोशिएट करेगा। जब नेता चुने हो तो उस पर भरोसा रखो, हर दूसरे दिन उसका छाती टेप लेके नापने मत जाओ, नहीं तो अल्टीमेटली तुमको डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगा। और भारत की सरकार, भारत की जनता मैच्योर है, वो किसी बहकावे में नहीं आती है। गलती से अगर बहकावे में आ भी जाती है कुछ समय के लिए तो दे नो हाउ टू सेल्फ करेक्ट। हाँ, आज एक सुप्रीम कोर्ट में बड़ा केस हुआ ईडी को लेकर रिगार्डिंग ममता बनर्जी, जिसमें ईडी गई थी सुप्रीम कोर्ट, जो ईडी के कुछ अधिकारियों के ऊपर बंगाल की पुलिस ने एफआईआर दर्ज किए थे, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, क्योंकि इन गुड फेथ दे वर एक्टिंग अपॉन एंड दे वर डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटीज। बात यहाँ है कि ममता बनर्जी वहाँ गई ईडी के रेड साइट पे और उन्होंने डिस्टर्ब किया रेड को, कुछ फाइल्स लेके गई, जिसके सीसीटीवी फुटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, समझ लीजिए। दूसरा बात, एक मेनका गुरुस्वामी है, सीनियर एडवोकेट हैं, वो कल राजू सॉलिसिटर जनरल जो है उनके ऊपर चिल्ला रही थी टू पे रेस्पेक्ट टू ममता बनर्जी, शी इज 3 times चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल। अब मैडम को कल तो उछल रही थी जो पे रेस्पेक्ट टू 3 times चीफ मिनिस्टर, बट आज उन्हीं के जो लर्नर काउंसिल है वो कोर्ट में बोलते हैं ममता बनर्जी डिडंट वेंट टू द साइट एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल, शी वेंट एज ए चीफ ऑफ द टीएमसी। तो आपके वाले ही आपके मुंह पर थपेरे मार रहे हैं, और कुछ चमचे जो सोशल मीडिया पे लेकर उस वीडियो को घुमा रहे हैं, तो वही वाली बात हो गई, जो थप्पड़ भी खा रहे हो और आवाज़ सुन के लग रहा है जो हमारे लिए ताली पीट रहा है कोई, तो वो वाली बात है। तो एंजॉय द ताली। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक गंभीर रिमार्क्स दिया है, जो कलकत्ता हाई कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स हुई थी, जिसके बाद उन्होंने टीएमसी के लीगल सेल के कुछ लोगों का नाम जो आया है, जो उन्होंने वहाँ पे लोगों को बुलाया, हुड़दंग मचाया, उसको लेके। दूसरा चीज़, द इंटरफेरेंस बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल और चेयरपर्सन ऑफ टीएमसी ड्यूरिंग ईडी रेड्स। उन्होंने बोला एक प्रेसिडेंस बन जाएगा अगर इसको संज्ञान नहीं लिया गया तो, और सारे पार्टीज को नोटिस भेजा गया है बंगाल सरकार को, मोस्ट प्रोबेबली शायद 2 हफ्ते का टाइम मिला है जिसमें उनको रिस्पॉन्ड करने का, और शायद 3 फरवरी को नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग किया गया है। उम्मीद करते हैं कि ये हियरिंग बड़ा मज़ेदार होगा और बड़ा दमदार होगा, क्योंकि इसके बाद शायद ममता बनर्जी कुछ सबक सीखे और विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क वो काम करें। 2 प्रकार से लोग काम करते हैं, एक जब व्यक्ति हारने लगता है तो ऐसे बौखलाहट में काम करता है, दूसरा आदमी अगर लगता है जो मैंने गलती किया तो अपने रास्तों में कार्य करने के तरीकों में सुधार कर। बट ममता बनर्जी के पास्ट के बिहेवियर को देख के मुझे सुधार नहीं लगता है, और आर्बिट्ररी की तरफ जाएंगी और कन्फ्लिक्ट की तरफ जाएंगी, कन्फ्रंटेशन की तरफ जाएंगी। शायद उनको कोई आइडिया दे दिया है जो एक बार इलेक्शन से पहले अरेस्ट हो जाओ ताकि तुम भी इंदिरा गांधी की तरह अपने आप को विक्टिम प्रोजेक्ट कर सकती हो, बट अब जनता वो विक्टिम उनको खरीदती नहीं है। बाकी देखते हैं। और बंगाल बीजेपी के बारे में मेरे से मत पूछिएगा भाई, माफ़ कीजिएगा, आई एम वेरी मच सॉरी। आई विल बेटर फोकस ऑन असम। असम में हेमंत बिश्व शर्मा वह काम कर रहे हैं जो हर व्यक्ति का, हर सरकार को करना चाहिए था, इलीगल इंक्रोचमेंट को हटाना। जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के रह गए थे उनको डिटेक्ट, डिटेन एंड डिपोर्ट कर रहे हैं, ये वो सरकार है, और आपको उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। नहीं खड़ा होइएगा तो आप अपने बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। उन्होंने बोला भी कि वी आर नॉट फाइटिंग 120 सीट्स, वी आर फाइटिंग ऑन 102 सीट्स। क्यों? क्योंकि 18 सीटों पे तो डेमोग्राफी ही चेंज हुई है। क्या सिर्फ डेमोग्राफी के लिए वही जिम्मेदार है?
क्या हम जिम्मेदार नहीं है कि जब हमारे घरों में घुसे तो हमने आश्रय उनको नहीं दिया? जब आपके घर में कोई कॉकरोच घुस रहा है तो उसको कॉकरोच जब घर बनाए उससे पहले उसको वहाँ से भगाइए। ये एक पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप तनिक स्वार्थ के लिए, सस्ते लेबर के लिए उनको अगर घर देते हैं तो आपको बाद में रोने का और चिल्लाने का कोई हक नहीं है। बाकी SIR के दौरान बंगाल में कुछ घटनाएं हुई हैं लॉ एंड ऑर्डर की, बट एवरीथिंग इज फाइन इन बंगाल सर। डोंट कंप्लेन अबाउट बंगाल, क्योंकि बंगाल पुलिस विल गिव यू नोटिस सर। जय श्री राम, महादेव।